नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं हिमांशु जोशी की कहानी सुनंदा। सूरज डूब रहा था। आग का धधकता गोला सा घने पेड़ों के झुरमुट के पीछे ओझल हो रहा था। सिंदूरी बादल अनायास तैर रहे थे। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही थीं। हरियाली लिए भीगा भीगा वातावरण था। मैं चुपचाप अनमना सा अकेला टहल रहा था। सोच रहा था, न जाने क्या क्या सोचता जा रहा था। सुनंदा का आज जन्मदिन था। कैसी अनहोनी बात थी। उसका जन्म और विवाह की तिथि एक ही थी। अतः मैंने आज वे ही कपड़े पहने, गहरे नीले रंग के, जो उसे बेहद पसंद थे। वैसे ही घर सजाया जैसे पहले सजाया करते थे। सारे ड्राइंग रूम में भीनी भीनी फूलों की महक आती रही। फूलों से उसे कितना अनुराग था। उस पर भी सफ़ेद फूल, बेले के, लिली के। अभी तक उस महक का मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा था। सांझ के समय वह वायलिन बजाया करती थी। वायलिन के मीठे मीठे स्वरों से भी अधिक मधुर उसका स्वर लगता था। गाती तो वातावरण में एक मदहोशी सी छा जाती थी। आज भी उसके संगीत का स्वर मुझे अंदर ही अंदर सुनाई दे रहा था। सजी हुई आबसूनी मेज के ऊपर उसका वायलिन वैसे ही रखा था जैसे अभी अभी वह बाहर से आने वाली हो, अभी अभी उसे बजाने वाली हो। मैंने झटके से सिर हिलाया, इधर उधर देखा, रीति निगाहों से और आगे निकल गया। मन में एक अजीब सी बेचैनी घेरा डाले बैठी थी। बादलों का बरसना पूरी तरह थमा न था। पेड़ों पर से पानी टपक रहा था। सड़कों पर सांप की तरह पानी की छोटी छोटी धाराएं फिसल रही थीं और फुटपाथ के पत्थरों से रह रह कर टकरा रही थीं। ठंडी बयार बह रही थी। मेरा सारा शरीर भीग सा गया था, पर निगाहें कहीं टिकती न थीं, थमती न थीं। मन तनिक भी कहीं लग नहीं रहा था। घूमता घूमता दूर तक निकल आया, फिर भी उदासी लिपटी ही रही। आखिर मैं लौट आया बंगले में। गैराज से कार निकाली और सड़क पर पानी के छींटे उछालता हुआ सरपट निकल गया। दिशाहीन, लक्ष्यहीन बढ़ता जा रहा था। इतना भागने पर भी परेशानी साथ छोड़ने को तैयार न थी। सच, मैं भूल जाना चाहता था आज सुनंदा को, अपने को, सबको। पर ज्यों-ज्यों भुलाने का प्रयास कर रहा था, स्मृतियाँ तीव्रतर होती जा रही थीं। सारी जगहें चिरपरिचित सी लग रही थी। सुनंदा के साथ जब तब घूमने निकल आया करता था। वह न जाने क्या क्या सोचती रहती थी, बाहर की ओर झांकती हुई। मैंने मुड़कर देखा, बगल की सीट खाली है। कोई भी बाहर की ओर झांक नहीं रहा है। झटके से कार एक ओर खड़ी कर दी। बाहर दूब पर निकल आया, फिर भी सूझता कुछ न था। घिरते अंधियारे के अतिरिक्त कुछ दिखता न था। सुनंदा को अंधियारे में बैठना कितना पसंद था। मैं देर तक अंधियारे में बैठा रहा। हौले हौले बूंदा बूंदी शुरू हो रही थी। मुझे तनिक भी होश न था। न मालूम कब कहीं दूर से रेल की सीटी का तीखा स्वर सुनाई दिया तो चौंक कर उठा। कपड़े भीगे हुए थे, ठंड लग रही थी। मैंने घड़ी की ओर देखा। यह घड़ी ही तो सुनंदा की अंतिम यादगार थी। मैं बेबस सा फिर कार की ओर लपका, कार घुमाई और तेज़ी से दौड़ता रहा। स्मृतियाँ भी जैसे हाथ धोकर मेरे पीछे ही पीछे भागी जा रही थीं। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने चाल और भी तेज कर दी। तभी सड़क के किनारे खड़ी एक महिला ने हाथ उठाकर कार रोकने का संकेत किया। एक्सक्यूज़ मी कहती हुई लपक कर निकट आ गई। बारिश से भीगी साड़ी का पल्लू उठाते हुए उसने विनीत स्वर में कहा कि अगर मैं उसे आगे छोड़ दूं तो मेरी बड़ी मेहरबानी होगी। पानी में भीगती वह बस की अनंत प्रतीक्षा में बेबस खड़ी थी। बहुत जल्दी उसे कहीं पहुंचना है। मैं कुछ भी न बोला। कार का दरवाज़ा खोल दिया। धीरे से वह बैठ गई। उसके बैठते ही एक भीनी भीनी सी महक आई। वह भीनी महक धीरे धीरे मेरे तन मन में व्याप्त हो गई, कण कण में समा गई। आप किधर जाएंगे? सितार सा उसका स्वर फूटा। कहीं भी नहीं, मैं होठों ही होठों में बुदबुदाया। शायद उसने सुना नहीं। मोड़ पर स्टीयरिंग घुमाते हुए मैंने मौन भंग किया। आपको? जी मुझे। उसने मुड़कर मेरी ओर देखा और कहा,
मुझे तो कनॉट प्लेस और आपको? चौराहे से मैंने फिर कार मोड़ ली। बोला कुछ भी नहीं। जनपथ पर उसने रुकने को कहा। वह धीरे से उतरी। थैंक यू कहते हुए उसने बड़ी आत्मीयता से अभिवादन किया। सकुचाती हुई, तनिक मुस्कुराती हुई बोली, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। कितनी बार मैं आपके बंगले पर भी हो आई हूँ। सुनंदा मेरी बचपन की सहेली थी। बीए तक हमने साथ साथ पढ़ा था। वह क्या कहे जा रही है मेरी समझ में नहीं आया। मैं उसकी ओर देखता ही रहा। वह चली गई, आंखों से ओझल हो गई, तब भी देखता ही रहा। देर तक यूं ही बैठा रहा। अंधियारा गहरा हो चला था। रोशनी की जगमगाहट बढ़ आई थी। इस व्यर्थ की भागदौड़ से मेरा गला सूख आया था। प्यास लग रही थी और शरीर को तोड़ने वाली थकान भी। तभी निगाहें सामने जा टकराईं, हरी रोशनी में जगमगाते अक्षरों पर। बिना सोचे मैं उतर पड़ा। भीतर जाकर देखा, भीड़ अधिक है। पूरा रेस्तरां भरा हुआ है। बैठने की सीट मिल गई, यही क्या कम था। मालूम हुआ कोई विशेष प्रोग्राम है। मुझे प्रोग्राम से क्या लेना था। तनिक विश्राम ही करना था। एक प्याला कॉफ़ी और बस लौट चलना था। कुछ पल मैं भूला सा रहा। वहाँ का शोरगुल न जाने क्यों उस घड़ी अच्छा लगा। शायद मैं अपने को किसी तरह भुलाना चाहता था। इसके अतिरिक्त और जरिया भी क्या था। क्या लेंगे हुजूर? बैरे ने अदब से पूछा। एक कप कॉफ़ी कहकर मेज़ पर कुहनियाँ टिकाए फिर अपने ख्यालों में डूब गया। कैसी संयोग की बात थी। जिस मेज़ पर मैं आज बैठा था संभवतः वही मेज़ थी जिस पर उस दिन भी बैठा था। मुझे याद आया, सुनंदा को मैंने पहले यहीं देखा था। वह सामने की सीट पर बैठी थी। उसकी बहनें थीं और हम उम्र कुछ लड़कियां थीं। शायद कोई पार्टी थी, इसीलिए कह कहे उड़ रहे थे। हंसी के फव्वारे छूट रहे थे। पर सुनंदा हंस नहीं रही थी, ज़्यादा बोल भी नहीं रही थी, केवल बीच बीच में मुस्कुरा भर देती थी। पलके झुकाए, सिर नवाए वह कितनी अच्छी लग रही थी। उसके बाद भी तो हम दोनों कई बार इधर आए गए, साथ साथ बैठे, वर्षों तक, युगों तक, युग युगांत तक। सामने की ओर मैंने देखा, वह सीट आज खाली थी। कोई भी उस पर नहीं बैठा था। केवल रिजर्व लिखा कागज़ नमकदानी से दबा था। फिर अगल बगल नज़र घुमाई। बाएं हाथ की 2 सीटों के बाद जो लंबी सी बड़ी मेज़ थी, उस पर से कुछ महिलाओं के ज़ोर ज़ोर से बोलने का स्वर सुनाई दे रहा था। पास की 2 सीटों पर 2 कॉलेज के छोकरे 2 कम उम्र लड़कियों के साथ बैठे चुहल कर रहे थे। दाहिने हाथ की मेज़ पर एक मोटी सी अधेड़ औरत एक 7-8 साल के बच्चे के साथ बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। तभी सामने की रिजर्व मेज़ पर 3 महिलाएं एक पुरुष के साथ आकर बैठ गईं। मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एकाएक खिलखिलाहट सुनकर मैंने देखा तो अचरज से देखता रह गया। सुनंदा? हाँ, सुनंदा। हूबहू सुनंदा जैसी आकृति थी एक महिला की। धक से कलेजा बैठ गया। विस्मित आंखें फाड़े देर तक देखता रहा, निश्चेष्ट, निस्पंद। मात्र भ्रम ही तो था। मैंने निगाहें नीची कर ली। अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ किसी तरह। होता भी कैसे? क्या यह भी विश्वास करने वाली बात थी? हंसी की एक और लहर आकर टकराई वहीं से। अचकचाकर मैंने देखा, अपनी आंखों को मला और फिर देखा। अपलक देखता रहा। वह भी तो मेरी ओर वैसे ही टकटकी बांधे देख रही थी। कैसी आश्चर्य की बात। भला सुनंदा कहाँ हो सकती है? नहीं, कहीं नहीं, कहीं से भी तो नहीं। मैंने पलकें जोर से मींच लीं, फिर आंखें खोलीं तो वही आकृति। पलकें झुकाए, माथा झुकाए, हौले हौले मुस्कुराती हुई। सुनंदा की जैसी ही बड़ी बड़ी कजरारी आँखें, वैसे ही अधर थे, मंद मंद मुस्कान लिए। गुलाबी होंठ खुलते तो लगता फूल झड़ रहे हैं। दाहिने गाल पर छोटा सा तिल था, गोल गोल। माथे पर पीली सी बिंदिया थी, ठीक वैसा ही केश विन्यास था। सफ़ेद बेले की नाजुक पंखुरी जूड़े में इठला रही थी। उसने फिर मेरी ओर देखा। सुनंदा? सुनंदा का नाम होठों पर आते ही हृदय भीग आया। मेज पर माथा टिकाए, कुहनियाँ टिकाए मैं अपने से उलझता रहा, झगड़ता रहा और आंखें मूंदे बैठा रहा। भला सुनंदा कहाँ से हो सकती है? मैं भी कैसा बावरा हूँ। सुनंदा को गुजरे आज 3 साल से अधिक हो गए। फिर वह यहाँ कैसे? सचमुच
क्या मैं बैठा बैठा सपना देख रहा हूँ? यूँ तो ऐसे सपने मैं रोज़ देखा करता हूँ। हर रात सुनंदा को पास पाता हूँ, देखता हूँ मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है और कहता हूँ आज ऑफिस में ही खाना ले लूँगा, परंतु फाटक पर आते ही ठिठका रह जाता हूँ। सुनंदा को सफ़ेद साड़ी में लिपटी सुनंदा को सामने खड़ी पाता हूँ। क्या भूखे ही ऑफिस जाओगे? हौले से वह पूछती है। मैं काट सा देखता रह जाता हूँ। कभी ऑफिस से देर से लौटता हूँ तो सुनंदा फाटक पर खड़ी प्रतीक्षा करती रहती है। काम ज़्यादा था क्या आज? अधिक जंजाल क्यों जोड़ते हो अपने लिए? तंदुरुस्ती पर आगे चलकर बुरा असर पड़ेगा, वह बड़ी ममता से कहती। आज एकांत में घूमने निकला हूँ तो अंधियारे में कहीं से सुनंदा की मीठी मीठी हंसी वायु में बिखरती आती साफ सुनाई दे रही है। मैं रोमांचित हो उठता हूँ। वह चुपचाप बगल में आकर बैठ जाती है, मेरी ठंडी हथेलियों को ठंडे माथे को सहलाती है, बुदबुदाती है, बड़बड़ाती है, न जाने क्या क्या शिकवे शिकायत करती है। फिर मेरी बाहों में निठाल ढुलक पड़ती है, न मालूम कब तक यूं ही ढुलकी पड़ी रहती है। रात मैं अपने आप को भुलाने के लिए ढेर सी किताबें ले आता हूँ। ऑफिस से फाइलें उठा लाता हूँ, उन्हें पढ़ता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मेरी आँखों के आगे जब तक अंधेरा नहीं छा जाता उन्हीं में उलझा रहता हूँ। तब लगता है घर के कामकाज से निपटकर सुनंदा मेरे कमरे में चली आई है, मेरी ओर उलाहने से देख रही है, तुनक कर कह रही है किसी दिन इन्हीं कागज़ों के ढेरों में दबे मिलोगे। क्या हो गया है तुम्हें? देखो ना, हड्डियाँ निकल आई हैं। चेहरे से ऐसा लगता है जैसे महीनों से अन्न छुआ न हो। इतनी मेहनत किसके लिए करते हो? मेरे लिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये कार, ये बंगला, कुछ भी नहीं। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी नहीं। तब सारी रात मुझे नींद नहीं आती। हौले से स्विच दबाता हूँ, गिलास में नींद आने की दवा उड़ेलता हूँ और तकिए के सहारे पड़ा रहता हूँ। धीरे धीरे तन शिथिल होता चला जाता है, हिलने डुलने की भी सामर्थ्य नहीं रहती। निगाहें केवल सामने टंगे सुनंदा के चित्र पर टंगी रहती हैं। पता नहीं कब पलकें मुंद जाती हैं, कब नींद आ जाती है। सुबह नौकर जगाता है तो खोया खोया सा जाग पड़ता हूँ। सुनंदा कहीं भी नहीं दिखती। क्या आए दिन के सपनों की तरह आज भी मैं सपना देख रहा हूँ? हाँ, शायद पलंग पर पड़े पड़े सपना ही देख रहा हूँ। हौले से मैंने इधर उधर टटोला। यह पलंग नहीं, सोफ़ा है। यह ठंडी कांच की मेज़ है। यह गिलास है पानी का जो रीता हो गया है। अगल बगल की मेज़ों पर कितने ही लोग बैठे हुए हैं। यह घर नहीं, रेस्तरां है। मैंने फिर सर झटक लिया। बैरा कॉफ़ी का प्याला रख कर पता नहीं कब का चला गया था। कॉफ़ी पानी की तरह ठंडी हो चुकी थी। सामने की ओर देखा तो वह महिला ठीक सुनंदा की तरह कॉफ़ी का प्याला अपने होठों से लगा रही थी। मेरी ओर टकटकी बांधे न मालूम कब से देख रही थी। सामने के निचले हॉल में नृत्य शुरू हो गया था। रॉक एंड रोल की धुन बड़ी बेरहमी से लहरा रही थी। आवाज़ कानों में चुभ सी रही थी। तभी वह साथ बैठा पुरुष उठ खड़ा हुआ और उस महिला से भी उठने के लिए आग्रह करने लगा। प्याला मेज पर रखती हुई बड़ी फुर्ती से वह उठ खड़ी हुई। बैंजनी रंग की साड़ी उसने कसकर पहन रखी थी, ब्लाउज जैसे यूं ही टांग लिया था। पुरुष के कपड़े गहरे नीले रंग के थे। हंसते हुए उसने पुरुष का हाथ थामा और नृत्य के लिए चल पड़ी। चलते चलते कनखियों से एक बार फिर मेरी ओर देखा। यह सब मुझे बड़ा असह्य लगा। इस रूप में, इस तरह सुनंदा की मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अधेड़ उम्र का काला कलूटा आदमी, जिसके घनी मूँछों से घिरे चेहरे पर चेचक के उभरे दाग साफ झलक रहे थे। उसकी संगमरमर सी सफ़ेद फूल सी कोमल कमनीय बाहें थामे था। कमर में हाथ डाले नाच रहा था। वह भी नीरी अबूझ जैसे उसी में मगन थी। बड़ी अदा से मुस्कुरा रही थी। मुड़ मुड़ कर बार बार मेरी ओर देख रही थी। अपने लचीले पाँवों की थिरकन, अपनी निगाहों का जादू जैसे मुझे ही दिखा रही थी, केवल मुझी को। मैंने झुककर झटके से मुंह फेर लिया। बैरे से और एक प्याला गरम कॉफ़ी लाने को कहा। बहुत देर बाद देखा कि वह थक कर बैठ गई है। उसके माथे पर झलकती पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं।
वह फिर कॉफ़ी पी रही थी, मुस्कुरा रही थी और मेरी ओर देखे जा रही थी, पर मैं कहीं और था, किसी दूसरी ही दुनिया में। कुछ क्षण बाद फिर वह नाचती दिखी, इस बार किसी एंग्लो इंडियन के साथ। बैरा, मैंने इशारे से पास बुलाया। वह हाथ बांधे खड़ा हो गया। यह नाचने वाली कौन है? धीमे स्वर में पूछा। कौन? होठों पर उसने उंगली धरी। वही बैंगनी रंग की साड़ी पहने? कोई ऐसी ही है साहब, मेरे कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाता हुआ बोला। कोई ऐसी ही। आज लगता है कल के साथी नहीं आए, इसीलिए। बैरा चला गया। मैं देखता रहा सामने नाचने वाले की ओर, देखता चला गया। आखिर सोफे पर निढाल होकर लुढ़क पड़ा, आंखें मींचे, होंठ भींचे। बहुत देर तक यूं ही पड़ा रहा। फिर लगा कोई हौले से मेरी बगल में आकर बैठ गया है। अचकचाते हुए मैंने पलकें खोलीं, देखा वही महिला सिमटी सी बैठी है, गर्दन झुकाए मानो कोई अपराध करके लौटी हो। आपकी तबीयत भारी मालूम होती है, उसका स्वर मंद था। मुझे अटपटा सा लगा, ठीक सुनंदा जैसी ही आवाज़। जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता था तो वह इसी तरह चुपके से आकर बैठ जाती और प्यार से कहती, नहीं ठीक है। मैंने व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा की। कॉफ़ी आपने पी नहीं, ठंडी हो गई, और मंगाऊं? मैं चुपके से सिर हिला दिया। नहीं नहीं शुक्रिया। मैं खामोश रहा, वह भी। उसका यह व्यवहार बड़ा अजीब सा लग रहा था। आपने 2 प्याले कॉफ़ी के मंगाए और पिया एक घूंट भी नहीं। मैं देख रही थी। मैं क्या जवाब देता, चुप रहा। कुछ सोचते हुए मुझे ख्याल आया। उसकी ओर देखते हुए मैंने पूछा, आप पिएंगी? आपका साथ देने में मुझे खुशी ही होगी, बड़े भाव भीने स्वर में उसने कहा। 2 प्याले कॉफ़ी के और आ गए। वह मेरी ओर मौन भाव से देखती रही। लगता है यहाँ बैठने में आपको असुविधा हो रही है। आइए उस किनारे की मेज़ पर चलें, वहाँ हम आराम से बातें कर सकेंगे। क्यों, उठिए ना। बड़े आग्रह के साथ, अधिकार के साथ कहती हुई वह उठ खड़ी हुई। साथ ही मैं भी उठा। यंत्र की तरह मेरा हाथ थामे उस मेज़ पर वह बैठ गई। मैं इतनी देर तक डांस करती रही, एक बार भी आपने ताली नहीं बजाई, एक बार भी नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ। क्या पसंद नहीं आया आपको? मैं सच कहती हूँ, मैं इन सब औरतों से अच्छा नाचती हूँ, उसने सन्नाटा भंग करते हुए कहा। फिर भी कुछ उत्तर मुझसे न बन पड़ा। वह देर तक चुप रही, उदास। लगता है आपको शौक नहीं, खैर छोड़िए भी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, देखिए ना, आपकी उंगलियां कितनी नाजुक हैं। सच न जाने क्यों आपको देखने से लगता है जैसे आप कोई बहुत बड़े कलाकार हैं। ऐसी उंगलियां साधारण लोगों की नहीं होती। उसने धीरे से मेरी हथेली सहलाई। कैसी आश्चर्य की बात थी। ठीक यही बात सुनंदा ने भी मुझसे कितनी बार कही थी। मैं फिर भी चुप रहा। शायद आप इससे पहले कभी इधर आए नहीं। यहाँ की किसी भी चीज़ में आपकी कुछ भी रुचि दिखती नहीं। क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मुझसे अधिक सुंदर महिला के साथ बैठना आप पसंद करेंगे? उसकी आवाज़ कांप रही थी और वह कहे जा रही थी, मेरा व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा? एक साधारण सी औरत से आपको अच्छे व्यवहार की आशा भी तो नहीं होनी चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी सहमी आकृति में वेदना थी, निरीह भाव था, जैसा कि मेमनों के चेहरों पर होता है। वह भी चुप रही, मैं भी चुप। बैरा 2 प्याले कॉफ़ी को रख कर चला गया। न उसने पी न मैंने। दोनों ही उन प्यालों के ऊपर उठती गर्म भाप की ओर देखते रहे। क्या मुझसे बातें करना आपको अच्छा नहीं लगता? कहिए तो मैं चली जाऊं? उसने अंतिम निर्णय जाने के लिए मेरी ओर देखा। ज्यों ही दृष्टि मिली मैं सहम गया। उसकी आँखों का रंग वैसा ही भूरा था, गहरा भूरा, सुनंदा की आँखों जैसा। मैंने उसकी हथेली थाम ली। बोलो, क्या बात करूं? भीगी आवाज़ में, धीमे स्वर में मैं बुदबुदाया। वह सट कर बैठ गई। घुटनों से घुटना मिलाए, कुहनियों पर कुहनियाँ टिकाए, अपने तन का भार किसी हद तक उसने मुझ पर छोड़ दिया था। तुम बहुत अच्छा नाचती हो। सच? सच? हाँ सच। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। आपको कतई पसंद नहीं आया। जब मैं नाच रही थी तब आपके चेहरे से साफ झलक रहा था। आप मेरी ओर नफरत से देख रहे थे। क्यों? नहीं तो, मैं कहना चाहता था पर स्वर ने साथ नहीं दिया। मेरी उंगलियां थामे मेज के ऊपर हौले से दबाती हुई वह बोली,
यह अंगूठी कितनी अच्छी है। वह उसे घुमाती रही। आपके हाथ में कितनी अच्छी लगती है, तुम्हें पसंद है? न जाने क्यों सोचते हुए मेरे मुंह से निकल पड़ा। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, स्थिर भाव से देखती रही। मैंने अंगूठी उतारी, देखा एक किनारे पर बहुत बारीक अक्षरों में खुदा है सुनंदा। वह यादगार थी सुनंदा की, विवाह के समय उसने दी थी। तब से आज तक वह मेरी ही उंगली पर थी। एक बार भी भूलकर कभी मैंने उसे उतारा नहीं। मैंने वह अंगूठी उसे पहना दी। ठीक सुनंदा जैसी उंगलियां थीं, वैसे ही नाखून थे, वैसा ही रंग था, वैसी ही बनावट थी। मुझे लगा सुनंदा मेरी बगल में बैठी है, उसकी उंगलियों में उसकी अंगूठी पहना रहा हूँ। उसे पहनाते ही वह सहसा मुस्कुरा उठी। सुनंदा की मुस्कुराहट से वह तनिक भी भिन्न न थी। सुनंदा, क्या आपकी पत्नी का नाम है? उसने अंगूठी की ओर देखते हुए कुछ पढ़ते हुए न मालूम क्या सोचकर पूछा। हाँ, मैंने उत्तर दिया। उन्हें ऐतराज़ तो नहीं होगा? ना। वह कुछ कहेंगी तो नहीं? नहीं। एक गहरी सांस भरते हुए मैंने कहा, तो सचमुच वह कितनी अच्छी हैं। ऐसी अच्छी बीवी का मिलना तो सौभाग्य की बात है ना? आप खुशनसीब हैं। वह अभी तक अंगूठी की ओर देख रही थी। बहुत समय बीत गया, बातों ही बातों में उसकी आंखों में नींद के साए उतर आए थे। वह चुप थी, फिर भी लगता था कि वह चुप नहीं थी। क्या सोच रही हो? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, यूं ही। वह हंसी, फीकी सी हंसी। कभी कभी सोचती हूँ, क्या आप भी कभी सोचते हैं? मन की बात क्या किसी से कही जाती है? पर आदमी न कहे तो जिए कैसे, और कहे तो कहे कैसे? आदमी बाहर से कितना ही हंसे, कितना ही बोले, लेकिन एक घुटन सी तो रहती ही है। कहते कहते चुप हो गई। दीवार पर घड़ी ने टन टन करके 12 बजाए। समय का ख्याल आया और मैं चौंका। कितना समय बीत गया था। कार बाहर खड़ी थी। कॉफ़ी पीने आया था कुछ समय के लिए, लेकिन 3 प्याले ठंडे पड़े थे, एक भी घूंट पी न सका था। मैंने देखा रेस्तरां आधा खाली हो गया है। बाल डांस अभी तक चल रहा है, संगीत के स्वर अभी तक बह रहे हैं। महिला का चेहरा उदास है। वह छत की ओर देखती न जाने क्या सोच रही है। आपको बहुत देर हो गई, घर पर आपकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरे प्रति सहानुभूति से उसने कहा, आपको किधर जाना है? इंडिया गेट के पास। मुझे भी तो उसी ओर जाना है, आइए चलें। कुछ समय और साथ रह लेंगे, आपसे अलग होने को मन नहीं होता। उसकी दृष्टि मेरे नीले सूट पर थी। मेरे साथ वह बाहर निकल आई, मेरी बगल में ही कार में हौले से बैठ गई। इंडिया गेट के पास तक कार पहुंच गई, पर दोनों में से कोई कुछ न बोला। मेरे मन में बार बार आया कि पूछूं, एक बार तो पूछूं, क्या तुम्हें गहरे नीले कपड़े बहुत पसंद हैं? क्या वायलिन बजाने का शौक़ तुम्हें भी है? धीमी धीमी मध्यम रोशनी में बैठना क्या तुम्हें भी पसंद है? बेले और लीली के फूल क्या तुम्हें भी? पर कुछ भी पूछ न पाया। सड़क के किनारे कार खड़ी कर उसकी ओर मुड़कर मैंने कहा, तुम चुप क्यों हो? वह कुछ भी बोली नहीं। मैं सोच रहा था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यह सब छोड़ दो? सच, तुम्हें इस प्रकार नाचते देखना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगा। अच्छी सी गृहस्थी बसा लो, घर बना लो, आराम से रहो। क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें इस तरह के कामों के लिए कोसती नहीं? चाहे तुम न बताओ, पर मैं जानता हूँ, ज़रूर कोसती होगी, ज़रूर कोसती होगी। मैंने उसकी बाहें थाम ली। मेरे कंधों पर वह लुढ़क पड़ी। देखो, तुम्हें जिस किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे आकर ले जाना। पैसे चाहिए तुम्हें? बताओ कितने चाहिए? मेरे घर पर आकर ले जाना। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं। मैंने देखा वह सिसक रही है। उसका आंसुओं से भीगा मुखड़ा ऊपर उठाकर मैंने कहा, बताओ, बोलो। क्या बोलूं? रूंधे कंठ से वह बोली, आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। हर आदमी ऐसे क्षणों में मुझसे ऐसी ही बातें करता है। अपने घर ले जाकर सपनों की रानी बनाने के सपने दिखाता है। अपनी पत्नी से, प्रेमिका से सबसे अधिक प्यार करने का वादा करता है कि उम्र भर वह मुझी को प्यार करेगा, करता रहेगा। पर दूसरे क्षण देखती हूँ कि वह मेरी ओर घृणा से देखता है, मानो मैंने ही उसे पाप के कुएं में धकेला हो।
फिर उपेक्षा से चला जाता है। मैं अवाक उसकी ओर देखता रहा। मुझसे भी क्या तुम ऐसी ही आशा रखती हो? वह कुछ भी नहीं बोली। उसका उदास चेहरा मैं अधिक न देख सका। सुनंदा की आंखों में आंसू। मैं अपने आप को संभाल न पाया। उसे बाहों में जकड़ लिया। तुम्हें क्या हो गया है? यह सब तुम क्या कह रही हो? अब ऐसा कभी भी कहोगी नहीं, रोओगी नहीं। हाँ, मैं सच कहता हूँ, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो ले जाना, पर यो न नाचना, यो न फिरना, तुम्हें मेरी सौगंध। वह कुछ भी कह न पाई। रोती रही, केवल रोती रही। जितने पैसे मेरे पास थे उसे दे दिए। घड़ी की सोने की जंजीर दे दी, घड़ी दे दी, पर वह कुछ भी बोल न पाई। आंखें नीचे बाहों पर लुढ़की रही। मैं घर आया। मेज पर उदास वायलिन वैसा ही पड़ा था। फूल मुरझा गए थे। सारी रात नींद न आई। सुबह उठकर देखा कि अंगूठी, सोने की चैन, घड़ी, सब पैसे मेरे कोट की जेब में वैसे ही पड़े हैं। दूसरे दिन फिर उसी रेस्तरां में गया। फिर उसकी प्रतीक्षा की, पर वह न दिखी, कभी भी नहीं।